सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर आ बाओ और हाओ चेन के बीच में एक कमाल का मुकाबला होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि आ बाओ अपनी पूरी ताकत लगा देता है, इवन की वो डीमन गॉड पिलर का भी यूज करता है, उसके स्ट्रेंथ का भी यूज करता है, लेकिन फिर भी हाओ चेन यहाँ पे हाओ यू की मदद से उसे पूरी तरीके से हरा देता है। साथ ही यहाँ पर उस डीमन गॉड पिलर पर जाके हाओ चेन फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी की तरफ से एक स्ट्राइक भी करता है, लेकिन यहाँ पे इनकी खुशी उसी वक्त पूरी तरीके से गायब हो जाती है जब यहाँ पे हाओ चेन उस डीमन पिलर पे स्ट्राइक करते साथ ही डीमन एम्परर फेंग शुई की ऑरा को फील करता है, जो देखकर हाओ चेन कहने लगता है कि हमारा असली दुश्मन तो अभी भी जिंदा है। और अब आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे डीमन गॉड को देखते हैं जो कि यहाँ पे हाओ चेन को देखकर कहने लगता है कि लॉन्ग हाओ चेन, तुम्हारे हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, तुम यहाँ तक पहुँच गए। हाँ कि तभी हाओ चेन के सामने एक हाथ का प्रेशर बाहर निकलता है उस डीमन गॉड पिलर से और एक तेज इम्पैक्ट उसे हिट होता है जो कि उसे काफी तेजी से पीछे ढकेल देता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे हाओ चेन जो है अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक को चलता है और हमें बताया जाता है कि जब लॉन्ग हाओ चेन ने हेवन डिफाइन डीमन ड्रैगन पिलर पे स्ट्राइक किया था ना, बिल्कुल उससे कुछ सेकंड पहले यहाँ पे जो डीमन एम्परर है वो यहाँ पे गॉड बन के अपीयर हो चुका था और हमें बिल्कुल वही सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर डीमन एम्परर फेंग शुई जो है वो अपीयर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही कूल वे में एंट्री मारता है और जहाँ जहाँ कदम रखता है वहाँ की जगह पूरी तरीके से क्रैक कर जाती है। उसकी ऑरा यहाँ बता ही रही थी कि उसकी पावर कितना ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुकी है। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जिस वक्त से यहाँ पे फेंग शुई ने कदम रखा है, डीमन कॉन्टिनेंट पर जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी वो पूरी तरीके से फेड हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कि पूरे डीमन कॉन्टिनेंट और इस पूरे वर्ल्ड में बस एक ही लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो है डीमन गॉड फेंग शुई। यहाँ पे हम हाओ चेन को देखते हैं जो कि अपने सन ऑफ लाइट वाले फॉर्म में भी आ चुका था और तेजी से पीछे की ओर धकेला जा रहा था। उसके पीछे हाओ यू यानी कि ऑस्टिन ग्रिफिन मौजूद था और हम डीमन एम्परर फेंग शुई को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता चला जा रहा था और तभी यहाँ बताया जाता है कि जब से उसने कदम रखा है तब से बस उसी की विल एग्जिस्ट करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर बाकी दुनिया के लोग कैसी उम्मीदों को अपने दिल में समेटे हुए हैं, उन सब की उम्मीदें वहीं पे खत्म हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी छा जाती है, सभी लोग जैसे डिसअपीयर होने लगते हैं और हर तरफ अंधेरा छा चुका था। जहाँ जहाँ से वो गुजरता जाता है वहाँ वहाँ डिमोनिक ऑरा फैलने लगती है और चारों तरफ बस इसका ही विल छाने लगता है। और यहाँ बताया जाता है कि चाहे कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन जब से उसने कदम रखा है तब से लेकर अब से हमेशा सभी को उसके विल के अंडर में खुद को सबमिट करना होगा, खुद को उसके सुपुर्द करना होगा, नहीं तो ह्यूमैनिटी और किसी के पास ये ताकत ही नहीं कि उसके सामने रेजिस्ट कर पाए। इस हद तक वो पहुंच चुका है। वो चाहे तो पलक झपकते ही सबका विनाश कर सकता है, पलक झपकते ही सबको मिटा के रख सकता है, लेकिन उसे ये नहीं चाहिए था। उससे चाहिए था डिस्ट्रक्शन और डिवाइन रिट्रीब्यूशन। उसे वो पूरी ताकत चाहिए थी जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। वो चाहता है कि इकलौता वही यहाँ रूल करे, इकलौता वही है जो कि डिस्ट्रक्शन कर सके। उसके अलावा जो भी डिस्ट्रक्शन यहाँ है वो उसे ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यहाँ पे हमें फेंग शुई के सामने अपना ऑस्टिन ग्रिफिन दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो डीमन एम्परर फेंग शुई है उसे ऑस्टिन ग्रिफिन की ताकत भी चाहिए। इसी के साथ वो यहाँ पर सारी ताकत को जुटाता है, अपनी तलवार को स्लैश करता है और मिनटों में ही यहाँ पर आसपास के प्लेनेट समेत पूरा का पूरा अर्थ जैसे डिस्ट्रॉय होने लगता है। यहाँ पर ये सब कुछ हमें काफी स्पीड के साथ दिखाया जाता है और तभी हाओ चेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी स्टार डोमेन में मौजूद था और यहाँ ये सारा नजारा उसे भी दिखाया जा रहा था कि तभी यहाँ पर सब कुछ रिवाइंड होने लगता है। वो वॉइस हमें बताने लगती है कि लेकिन जब ये मोमेंट अराइव होने वाला था ना कि डीमन एम्परर फेंग शुई इस हद तक की तबाही मचाने वाला था कि पूरे के पूरे जैसे यूनिवर्स को ही वो डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तभी सब कुछ जैसे पहला था वैसे रिवाइंड होने लगता है। यहाँ पर डीमन एम्परर फेंग शुई का आना उससे पहले यहाँ पे सभी के आसपास जो डिमोनिक ऑरा फैली थी वो सब कुछ वापस चली जाती है, सब कुछ पहले जैसा होने लगता है और हम एग्जैक्ट उसी मोमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर से सब कुछ शुरू हुआ था। और यहाँ लोग जो डिसअपीयर हो रहे थे वो धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। सब कुछ यहाँ पे रिवाइंड हो रहा था और ये लोग जो कि फेड हो रहे थे ये भी वापस आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि समय का पहिया पीछे चल रहा हो। हर इंसान के अंदर एक आखिरी उम्मीद मौजूद थी, एक आखिरी उम्मीद जिस पर वो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं। ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद, आखिरी मौका, जिसके साथ ही यहाँ पे हमें हाओ चेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी तेजी से नीचे गिर रहा था और तभी यहाँ पर वो वॉइस हाओ चेन को देखकर कहने लगती है
है कि तुम्हें हर हाल में ये सब कुछ रोकना होगा क्योंकि तुम हमारी वाहिद उम्मीद हो। ये वो पल है जिसके लिए ह्यूमैनिटी ने 6000 साल तक का इंतजार किया है। ये वो मौका है जिसके लिए हम अब तक लड़ते हुए आए हैं, तो तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी खूबसूरत से वादी का जैसे सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा ड्रीमी सा लग रहा था और हमें बताया जाता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में गॉड इरेक्टोलस अक्सर बातें किया करते थे, यानी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर एक जायंट सी ट्री भी मौजूद थी, एक बहुत बड़ा सा मून भी था और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। एक फ्लावर पेटल उड़ता है कि तभी यहाँ पर हमें घास की बीच में हाउचेन लेटा हुआ नजर आता है। वो यहाँ पे खुद को संभालता है और उठ के बैठने की कोशिश करता है और आसपास की जगह को ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ आ गया। यहाँ पे हाउचेन कंफ्यूज था कि तभी उसके सामने से तेज रोशनी नजर आती है जिसके चलते हाउचेन को यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करना पड़ता है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जैसे वो सामने देखता है तो यहाँ पे वही क्रिएटर गॉड सामने मौजूद था, लेकिन हाउचेन उसे पहचान नहीं पाता और कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कि तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो एक टक उसे देखे जाता है और फिर कहने लगता है कि तुम तो वही गॉड ऑफ क्रिएटर हो, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी हाउचेन को एक टक देखे जा रहा था। यहाँ पे क्रिएटर गॉड कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ। हाँ जरा देखो, हमारी मुलाकात दोबारा हो रही लॉन्ग हाउचेन। यहाँ पे क्रिएटर गॉड को देखकर हाउचेन अब सब कुछ समझ चुका था कि कैसे वक्त रुक गया, वक्त पीछे गया, वो सब कुछ यहाँ पे समझ चुका था और वो कहने लगता है कि अच्छा तो वो आप हो जिसने कि वक्त को रोका मेरे लिए। हाँ यहाँ पे उसकी बातें सुनकर जो क्रिएटर गॉड है वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन दोबारा अगर तुम ये चीज करना चाहते हो तो अगली बार तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। फिलहाल के लिए मेरे बस में जो था मैंने सब कुछ कर दिया, तुम्हें बस यहाँ इस मौके पर लाने के लिए, लेकिन अब यहाँ से सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। अगली बार तुम्हें अगर ऐसी किसी ताकत का यूज करना है तो तुम्हें सब कुछ करना होगा। यहाँ पे हाउचेन पूरी तरीके से कंफ्यूज था। वो कंफ्यूज होकर क्रिएटर गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर कैसे, मैं कैसे सब कुछ रोक सकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएटर कहने लगता है कि तुम्हें ही रोकना होगा और तुम्हें ही रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा, न ह्यूमैनिटी न ह्यूमन। हाउचेन उससे फिर से कहता है कि पर आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। जिस पे वो कहने लगता है कि चलो उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जिसके बाद वो उसकी तरफ अपने फिंगर को इशारा करता है और यहाँ पे हाउचेन अपने आप हवा में फ्लोट करने लगता है। उसके आसपास की जगह चेंज होने लगती है और यहाँ पे क्रिएटर गॉड कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनते साथ ही तुम्हें शायद अपने सवालों के जवाब मिल जाए और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद हाउचेन खुद को जैसे यूनिवर्स के सेंटर में पाता है। उसके आसपास सारे के सारे गैलेक्सीज और प्लैनेट्स उसे नजर आते हैं जो कि हर डायरेक्शन से यहाँ हाउचेन को घेरे हुए थे। यहाँ पे हाउचेन से वो बताने लगता है कि अब जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो ये मेरी कहानी है, मेरी और द हेवनली पनिशमेंट की। जिसके बाद वो उसके सामने अपीयर होता है। हाउचेन तो अपने आसपास के नजारे को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि तभी यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएटर बताने लगता है कि ये तब की बात है जब कुछ भी पैदा नहीं हुआ था, जब किसी भी चीज की शुरुआत नहीं थी। ये तब की बात है और ये तब की बात है जब यूनिवर्स पूरी तरीके से केओस में घिरा हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से हाउचेन अपने आसपास नजरें दौड़ाता है। वो देखता है कि वो वक्त में पीछे जा चुका है। जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है वो वहाँ पे खुद को पाता है जब सब चीज की शुरुआत होने वाली थी। यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएटर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहने लगता है कि जरा इसे गौर से देखो, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम अगर किसी चीज को यहाँ पे छूने की कोशिश करोगे तो भी तुम किसी भी चीज को छू नहीं पाओगे, तुम किसी भी चीज तक पहुंच नहीं सकते, ना ही तुम उसे महसूस कर पाओगे। कि तभी वो हाथों में एनर्जीज को गैदर करते हुए बताने लगता है कि क्या जरा गौर से सुनना, ये वो दौर था, वो वक्त था जब टाइम भी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसा समझ लो कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन तब के टाइम पे दो लोग एग्जिस्ट किया करते थे और वो था मैं और वो। के साथ हमें यहाँ पर दो बच्चों को दिखाया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे की तरफ सिर करके काफी डीप स्लीप में थे और ये लोग हजारों सालों से ऐसे ही पड़े थे। यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएटर आगे बताता है कि ये तब की बात है कि जब हम दोनों बस एग्जिस्ट करते थे और हमने न जाने साथ मिलकर कितने इटर्नल एजेस को साथ गुजारा कि हमें खबर तक नहीं। और वो दूसरा कौन है वो तुम समझ गए होगे। यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएटर हाउचेन के आगे खड़ा था। हाउचेन कंफ्यूज होता है लेकिन वो इतना समझदार तो था कि वो सवाल में ही जवाब ढूंढ ले। यहाँ पे हाउचेन कहने लगता है कि आपके कहने का मतलब कि वो जो दूसरा पर्सन था वो और कोई नहीं बल्कि वही हेवनली पनिशमेंट है जिसका जिक्र आपने कहानी की शुरुआत में किया था। यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो गॉड ऑफ क्रिएटर है वो काफी ज्यादा खुश था और इम्प्रेस भी हो चुका था, लेकिन तभी वो खुद की फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए उसे बताने लगता है कि उसके सिर्फ यही नाम नहीं है, उसे हेवनली पनिशमेंट के अलावा हेवनली रिट्रीब्यूशन भी कहा जाता है या फिर द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन भी कहा जाता है।
है। ये कहते हुए वो अपना हाथ हवा में उठाता है और यहाँ पे उसके हाथ में डिस्ट्रक्शन एनर्जी को हम देख पाते हैं और फिर वो बताने लगता है कि लेकिन ये तो दुनिया के नाम है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम उसे हाउ यू कह के बुला सकते हो। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ टर्न होता है और उसके हाथ में हमारा छोटा सा हाउ यू मौजूद था। यहाँ पे हाउ यू जैसी आंखें खोलता है तो उसे देखते साथ ही हाउचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाउ यू ये तुम हो। यहाँ पे हाउ यू भी जैसे ही हाउचन यानी कि अपने भाई को देखता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उसके पास उड़ते हुए चला जाता है, जिसके बाद वो उसे काफी देर तक ऐसे ही प्यार करता है और उसके आसपास घूमते रहता है। हाउचन उसे अपने हाथों में लेता है, उसे प्यार करता है कि तभी उसके मन में एक सवाल जागता है और फिर कहने लगता है कि अगर ये है तो फिर। जिसके बाद वो कंफ्यूजन के साथ गॉड ऑफ क्रिएटर की तरफ देखता है, जिस पे वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में एक अलग ही कंफ्यूजन इस वक्त चल रही होगी और जिनमें से ज्यादातर के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने हैं, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जो हेवनली पनिशमेंट जिसे हम कहते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हाउ यू है। लेकिन जो हाउ यू है वो हेवनली पनिशमेंट नहीं है। यहाँ पे हाउचन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि तभी गॉड ऑफ क्रिएशन सीधा अपने हाथ से वही गोल्डन फिश को थ्रो करते हैं, जिसे देखते साथ ही हाउ यू के मुंह में पानी आ जाता है और वो तेजी से उस फिश को खाने के लिए लपकता है और पलक झपकते ही उसे खा जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पे हाउचन कंफ्यूजन के साथ सीधा गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखे जाता है और गॉड ऑफ क्रिएशन उससे बस इतना कहता है कि तुम्हें बस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहना है। जिस सवाल की तलाश में तुम हो वो तुम्हें कहानी के अंत में पता चलेगा, लेकिन इस कहानी को पहले तुम्हें पूरा करना होगा, जिसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगते हैं और हाउचन में उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे जाता है कि तभी वही पर्पल और गोल्डन लाइट्स को वो अपने पास बुला लेता है, अपने हाथों में गैदर करते हुए कहने लगता है कि न जाने कितने इटर्नल एजेस के डीप स्लीप के बाद जब हमारी आंखें खुली तो बस तभी से सब कुछ शुरू हुआ, तभी से हर चीज का फॉर्म बनने लगा, तभी से ये यूनिवर्स अपने आज के इस वजूद में आने लगी। हाँ तुम सही समझे, तभी से ये यूनिवर्स पैदा हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक ब्लैक होल से लेकर व्हाइट होल से यूनिवर्स का हर एक पैटर्न अपना अपना शेप लेने लगता है और पलक झपकते ही हाउचन यहाँ गॉड ऑफ क्रिएशन के सामने अपने यूनिवर्स के ऊपर पाता है, जहाँ के सामने बहुत बड़ा सा ब्लैक होल मौजूद था और गॉड ऑफ क्रिएशन बताने लगते हैं कि जब यूनिवर्स ने अपना शेप लिया तो इसने पलक झपकते ही काफी बड़ा शेप ले लिया और आज के दिन तक भी ये एक्सपेंड किए जा रहा है। इसी के साथ गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा बड़ा फैल चुका था कि मुझे इसके चलते अलग अलग वर्ल्ड्स को बनाना पड़ा, फिर मैंने लाइट्स को बनाया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अगले ही पल गॉड ऑफ क्रिएशन और हाउचन खुद को अलग ही जगह पर पाते हैं, बिल्कुल उसी जगह पर जिसे कि एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पे आते साथ ही चारों तरफ हरियाली और उजाला दिख रहा था और अगले ही पल सीन फिर से शिफ्ट होता है और ये लोग बिल्कुल अंधेरी जगह में पहुंच जाते हैं और गॉड ऑफ क्रिएशन बताता है कि मैंने लाइट के अलावा अंधेरे को भी बनाया, मैंने फिर ह्यूमंस को बनाया और फिर गॉड्स को। ऐसे ही करते करते हमें फिर यहाँ पे ह्यूमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसानों के सामने लाइट गॉडेस मौजूद थी और वो सभी पर अपने ब्लेसिंग्स को भेज रही थी। सभी लोग उसके सामने झुक के खड़े थे और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बनाने लगता है कि मैंने जैसे इंसानों को बनाया तो फिर मैंने इनके लिए जिंदगी और मौत भी बनाई। जिसके साथ ही हमें लाइफ का साइकिल दिखाया जाता है कि इंसान पैदा होता है और फिर एक न एक दिन उसे इसी मिट्टी में समा जाना है। और हम एक छोटी लड़की और उसकी माँ को देखते हैं जो कि यहाँ पे ग्रेव में आकर कैंडल्स जला रही थी और तभी गॉड ऑफ क्रिएशन बताता है कि मैंने सब कुछ तो किया लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खालीपन सा लग रहा था। मुझे लगा कि ये बिल्कुल भी इनफ नहीं। मैं चाहता था हर एक रोशनी आपस में कनेक्टेड हो, मैं चाहता था कि सभी लोग आपस में मिलजुल के रहे, मैं चाहता था कि सारे प्लैनेट्स आपस में खुशी के साथ रहे, मैं चाहता था कि हर एक प्लेनेट पे फ्लावर्स खिले। इसी के साथ हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से लेकर इसके माउंटेन्स, इसके ओशंस, इसकी जो फील्ड्स होते हैं उसका सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद गॉड ऑफ क्रिएशन आगे बताता है कि मैं चाहता था कि यूनिवर्स का हर एक कोना कोना जहाँ पर भी जिंदगी पनप रही है, मैं चाहता था कि वो जिंदगी फ्रीली ग्रो कर सके, उस पे कोई बंदिश ना हो और वो आसानी से अपनी जिंदगी खुल के जिए और किसी दबाव में ना रहे। जिसके बाद हम यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन और हाउचन को बिल्कुल समुद्र के पास पाते हैं और लहरों के पास ये लोग खड़े थे और वो बताने लगता है कि ये है मेरा आइडियल प्लान और मेरा एक ऐसा मिशन जिसे कि मैं हमेशा से करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपना हाथ हवा में उठाता है और यहाँ पे उसके हाथों से बहुत से पंछी निकलने लगती है और वो कहने लगता है कि लेकिन इतना सब कुछ क्रिएट करने के लिए, इतना सब कुछ अचीव करने के लिए जो गॉड्स है, जिनके पास डिवाइन पावर्स है और जो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, वो लोग भी अगर पूरी जी जान लगा दे, अपनी अगर ये लोग पूरी ताकत झोंक दे तो भी वो कभी भी इस चीज को अकम्प्लिश
एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, फिर भी कमी पड़ जाएगी। सारे गॉड्स अगर अपनी पावर को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करके वॉइड में ही क्यों ना समा जाए, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं। लेकिन ये कहते साथ ही यहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है और कहने लगता है कि मैं फिर भी इस यूनिवर्स को इन्फिनिटी चांस देना चाहता हूँ, मैं उसे वो सारे पॉसिबिलिटीज देना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे हाउशन के सामने अपने जायंट से फिगर में आता है और फिर बताना लगता है कि उस वर्ल्ड के एंड में एट द एंड मैंने अपने मिशन को अकम्प्लिश कर भी लिया और मेरा मिशन खत्म हुआ। लेकिन जहाँ मेरा मिशन खत्म हुआ वहाँ से उसका मिशन शुरू हुआ। इसी के साथ यहाँ पे हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि अस्टन ग्रिफिन यानी कि अपने हाउ यू को ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। इस बिजली और उसके आसपास खड़क रही थी और इसके नाम को ना इसका ये लुक बिल्कुल सूट करता है। वो यहाँ पे डेडली ऑरा को रिवील करते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसमें डिस्ट्रक्शन साफ नजर आ रही थी। किलिंग इंटेंट तो तुम पूछो ही मत। जिसके बाद गॉड ऑफ क्रिएशन बताने लगता है कि जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पर मेरा मिशन खत्म हुआ, मेरी क्रिएशन खत्म हुई, वहाँ से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। जैसा कि तुम अच्छे से जानते हो कि हर बनाई गई चीज को एक न एक दिन फना जरूर होना है। वो मेरा ही भाई है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जैसे कि तुम अलग अलग नाम से जाने जाते हो। तो अगर मैंने किसी चीज को बनाया है वो डिस्ट्रॉय होके रहेगा। यहाँ पे क्लिफ के ऊपर ये दोनों खड़े थे और इनके सामने अस्टन ग्रिफिन के वो फ्यूचर के जो कुछ ग्लिम्स हैं जैसे कि गॉड ऑफ क्रिएशन ने प्रेडिक्ट किए थे, यहाँ पे वो हाउशन को वही दिखाने की कोशिश करता है। हाउशन यहाँ पे ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन बताने लगता है कि भले ही वो मेरा भाई क्यों ना हो, भले ही हम इटर्नल एजेस के लिए साथ रहे हो, लेकिन फिर भी वो है तो हेवनली पनिशमेंट ना, वो है तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ना, इस यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आखिर जिसका नेचर ही डिस्ट्रक्टिव हो, जो कि डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो पीछे कैसे हट सकता है, वो खुद को कैसे रोक सकता है। मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने सब कुछ कर लिया जिसके लिए मैं केपेबल हूँ, लेकिन हर एक चीज वर्ल्ड के अंदर मौजूद हर एक लिविंग क्रिएचर एक दिन उसके द्वारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबको वो बर्बाद करके रख देगा। इसी के साथ हम अस्टन ग्रिफिन को देखते हैं जो कि फुल डिस्ट्रक्शन ऑरा के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे वो अपने हाथ को लहराता है तो आसपास के प्लैनेट्स उसके प्रेशर से ही पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन बताने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है कौन नहीं, कौन रेजिस्ट कर रहा है और कौन सबमिट कर रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन उसके अंदर है वो उसे करके रहेगा। तो उसका साथ दो या ना दो, लेकिन इस वर्ल्ड को वो डिस्ट्रॉय करके रहेगा। इसी के साथ अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में हाउचन और जो गॉड ऑफ क्रिएशन है ये एक दूसरे के सामने मौजूद थे और यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन उसे बताता है कि यही है मेरी और उसकी कहानी, एक लाइट है तो दूसरा डार्कनेस। अचानक से यहाँ का पूरा स्पेस चेंज हो जाता है, ये लोग वापस से उसी रियलम में पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन बताते हैं कि हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस वर्ल्ड के दो ऐसे रूप जिसे कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हम दोनों साथ पैदा हुए, हमने साथ वक्त बिताया और हमारी ताकत भी ऑलमोस्ट सेम है। हम दोनों की अलग अलग लिमिट से अलग अलग पावर है, लेकिन दोनों का पावर ही एक दूसरे में से किसी को भी डिवॉर्ड नहीं कर सकता, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाउचन पूरी तरीके से कंफ्यूज लग रहा था और यहाँ पे जो गॉड ऑफ क्रिएशन है वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो, तुम उसे रोक सकते हो, तुम उस वर्ल्ड को बचा सकते हो जिसे कि डीमन एम्परर और हेवनली पनिशमेंट दोनों मिलकर तबाह करने वाले हैं। जिसके बाद वो हाउचन को पुश करता है और उसे काफी दूर ढकेल देता है। हाउचन पूरी तरीके से शॉक था और यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगते हैं कि लॉन्ग हाउचन, मैं तो वो नहीं कर पाया, लेकिन तुम वो जरूर कर सकते हो, क्योंकि तुम ही वो होप हो जिस पर पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी और पूरा का पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। बट इसका स्पेशली सेकंड पार्ट कल ही आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर होमीज। बाय।